उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 2,79,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटे हैं। 30% नाम लखनऊ और गाजियाबाद से कटे हैं। पिछले 14 दिन में सिर्फ 2 लाख नए नाम एसआईआर में जुड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया में समय का एक्सटेंशन अब नहीं होगा। यह भी बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग के मुताबिक 26 दिसंबर की रात 12 बजे इसके लिए अंतिम समय निर्धारित किया गया था। अब इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। यह समय पूरा हो चुका है और अब इसी 31 तारीख यानी 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर। अब आपको यह समझाते हैं, समझना यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कितने वोटर थे और अब यह आंकड़ा क्या कहता है। एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15,44,00,000 मतदाता थे। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2,79,00,000 वोटर कट गए और अब जो वोटर 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदाता जो वोट करेंगे वो आंकड़ा आपको बता देते हैं, 13,86,00,000। अब एसआईआर के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दिलचस्प आंकड़ा दिया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि एसआईआर में 2,79,00,000 वोटरों के नाम कट गए। 85 से 90% मुख्यमंत्री योगी के अपने वोट कटे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं 2,79,00,000 का 85% माने तो आंकड़ा 2,45,00,000 होता है। इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की 403 सीट से भाग कर दें तो 61,000 वोट प्रति सीट बैठता है। इसका मतलब बीजेपी हर सीट पर 61,000 कम पाएगी, ऐसा अखिलेश का दावा है। अखिलेश यादव ने जो लिखा है, एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से आंकड़ों के साथ जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पे, वो हमने आपको बताया। मैं फिर से आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं एसआईआर में 2,79,00,000 वोटरों के नाम कट गए। 85 से 90% उन्होंने अपने कैलकुलेशन के मुताबिक बताया सीएम योगी के अपने ही वोट कट गए। आपको आगे बताते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है 2,45,00,000 वोट ही बचते हैं और आगे कहते हैं 61,000 वोट तो प्रति सीट पर होता है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है तो बीजेपी भी विपक्ष पर पलटवार करने में देर नहीं लगा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ और एसआईआर के बाद जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बीजेपी के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन समय पे समय बढ़ाते हुए आज परिस्थितियां ये बन गई हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़ वोट काट दिया गया है और ये इतनी बड़ी तादाद में जो वोट कटा है इसकी विवेचना होनी चाहिए कि ये किसका वोट था। क्या ये विपक्ष की पार्टियों का वोट था या मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों का वोट था। उसका उदाहरण लखनऊ हो सकता है, गाजियाबाद हो सकता है। लखनऊ में जिस तरीके से वोट कटे हैं 12,47,033 वोट कटे हैं, जो बड़ा नंबर है और ये वही बीजेपी की सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और वहां 2-2 लाख के करीब वोट कट गया है। यानी कि बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी गई है। बीजेपी बड़े पैमाने पे वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। अखिलेश यादव जी मतिभ्रम के शिकार हो गए हैं। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है, और यदि एसआईआर ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हमने भ्रम पैदा किया था। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाए थे और आगे इस तरह की गलती नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो कह रहा है 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार बनी थी।
क्योंकि आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई हमारे मतदाता कट गए हैं, 4 के 4 करोड़ मतदाता हमारे कटे हैं, 90% उनके हैं। अगर 90% उनके मतदाता कटे हैं तो वो मतदाता फ्रॉड थे, डुप्लीकेट थे, और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी 65 लाख मतदाता थे। उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो जीते सांसद हैं, अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को माइनस कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ जाती है। तो आज अगर मतदाताओं को इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में चुनाव आयोग ने काटा है, डुप्लीकेट मतदाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव के कटाक्ष पर अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब तो नहीं आया, लेकिन उप मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब जरूर आया है। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के दावों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है। बहुत पुरानी कहावत है, उत्तर प्रदेश में ये जो वोट लूट करके, बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वो युग अब खत्म हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो वोट लूट करके, बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वह युग अब खत्म हो गया है। अब न तो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर यह समाज को बांट करके और वोट ले पाएंगे, न बूथ कब्जा कर पाएंगे, न बूथ को लूट पाएंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है, चुनाव आयोग एक अच्छा अभियान चला रहा है, हम वेलकम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगा है, मेहनत कर रहा है। चुनाव है तब भी मेहनत करता है, जब चुनाव नहीं होता तब भी मेहनत करता है। ये सब चाहते हैं कांग्रेस, सपा और टीएमसी और आरजेडी वाले कि मेहनत भाजपा का कार्यकर्ता करे और चुनाव ये जीत जाएं। ये कैसे जीत सकते हैं? इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा हमने सुना। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, जिस तरह से बयान आ रहा है और जिस तरह से कटाक्ष किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, जवाब तो दे दिया उप मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब ये लड़ाई किस और राजनीतिक तौर पर जाती देख रहे हैं आप? देखिए 31 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और इसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट होगी कि अभी और कितने नाम हैं जो कटे हैं या फिर जुड़े हैं। दूसरी बात, जो तस्वीरें सामने है यानी 2.89 करोड़, अगर इतने नाम कटे और खास तौर पे लखनऊ और गाजियाबाद की जो तस्वीर है, जो आंकड़ों के आधार पर अभी तक सामने आई है, उसके आधार पर आगे की तस्वीर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी पहले एसआईआर का विरोध कर रही थी और जब ये वोटर्स कटने के नाम सामने आए हैं तो ये कह रही है कि आपसी द्वेष और इन सारी चीज़ों का एहसास, जैसा कि पिछले दिनों बैठक हुई थी, उस बैठक को जोड़ के कह रहे हैं कि उनको एहसास हो गया है और बीजेपी अपने ही एसआईआर के बनाए हुए गड्ढे में गिरेगी। तो अगर ऐसा वो कह रहे हैं, उल्टा वो तो कटाक्ष ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही वोट जो हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अपनी वोटों को आपने गड्ढे में डाल दिया। जी, इशारा तो उसी ओर है, लेकिन ये वोट किसके हैं ये अभी निर्धारित करना शायद मुश्किल होगा कि ये जो वोट है, चूंकि जो चुनाव आयोग है उसने अपने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। आपको बता दें कि उसमें कई वोटर ऐसे थे जो मृत थे, कई वोटर ऐसे थे जो पहले से 2 जगहों पे, 3 जगहों पे, 5 जगहों पे थे। आपको बताऊं कि सूत्र ये भी बताते हैं कि एक विधानसभा में बहुतायत संख्या में ऐसे वोट मिले जिनके नाम कटे हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर राजनीतिक व्यंग्य अपने चरम पर है। अब देखना यह होगा कि जो वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट में जो आंकड़े सामने आते हैं वो वोटर किसके होते हैं और वो वोटर किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन अगर नाम कटते हैं और खास तौर पे अगर शहरी क्षेत्र में नाम कम होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, सच बताया जाता है कि जो शहरी वोटर है वो खास तौर पे भाजपा के पक्ष में जाता है। तो अगर शहरी वोटर कम होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और अगर शहरी के बजाय ग्रामीण वोटर कम होते हैं तो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, गठबंधन और इन सारी जो कहा जा रहा है राजनीतिक व्यंग्य वाली पार्टियां, उनको भी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अभी फाइनल जो ड्राफ्ट है उसका इंतजार करना होगा। अभी के जो आंकड़े हैं वो राजनीतिक व्यंग्य को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इन आंकड़ों के सामने आने के बाद पूरी तरह से हमलावर है, व्यंग्य कर रही है, कटाक्ष कर रही है। आशीष, देखिए ये एसआईआर को लेकर के जिस तरह से हमने संसद में भी देखा था नीतीश, कि अखिलेश यादव बड़े मुखर थे। अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो अब जैसे बीजेपी पलटवार कर रही है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा एसआईआर जम करके बढ़ाएगा जरूर। आपको क्या लगता है कि आगे चल के राजनीतिक तौर पर ये किस तरह का रंग लेने वाला है? क्या ज्यादा पॉलिटिकल टकराव हम देखने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर के?
निश्चित तौर पे आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जिस दिन से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसे लेकर पहले से ही हमलावर आपको दिखाई दे रही थी। वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एसआईआर प्रक्रिया कहीं ना कहीं खामियों से जूझती हुई नजर आएगी। तारीख बढ़ाई गई। पहले जिस तरह से वोटरों का कहीं ना कहीं एक आंकड़ा सामने आया तो उसके बाद तारीख बढ़ाई गई। और आपको अगर पिछले दिनों याद होगा कि सीएम ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी कि सीएम योगी ने भी बताया था कि जो विधानसभा में है वो वहाँ पर वोटरों की स्थिति का है, लिहाजा अपने कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं आगाह किया था कि एसआईआर प्रक्रिया को आप पूरा कराएं और पूरे लक्ष्य पूरा कराएं। इसके लिए अगर बात करें तो बीजेपी के अलावा जो अन्य जो दल हैं सभी ने अपने अपने बीएलए तैयार किए थे और पूरी तरह इस प्रक्रिया पर नजर बनाई है अपनी थी। अब इसके बाद जब ये आंकड़े सामने हैं तो अब ये देखना होगा कि जब फाइनल ड्राफ्ट सामने आता है तो जो अगली तस्वीर है वो क्या होती है। और जैसा आप कह रहे हैं आशीष, यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गर्म राजनीति आपको देखने को मिलेगी, बयान भी देखने को मिलेंगे और वो बयान दिखने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्सपोस्ट किया, एक्सपोस्ट करने के बाद जो अगर कहे तो उनके सिपाही भी पूरी तरह से मोर्चा ले लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। वो ये कह रही है कि पहले आप ये निर्धारित कर लें कि आप एसआईआर के पक्ष में हैं या फिर विरोध में हैं। पहले आप कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया ठीक नहीं है, एसआईआर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिल सकती है और जब इस तरह की संख्या सामने आती है तो एक अलग बयान सामने आता है। तो ये देखना होगा, अभी इंतजार थोड़ा करना होगा। 31 तारीख जिस तरह से कहा जा रहा है कि फाइनल ड्राफ्ट, तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी दल है वो क्या कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये क्या कहती है। लेकिन आपको बता दें कि अब फिर मैं कह रहा हूं, अगर वोटर की संख्या शहरी क्षेत्र में कम होती है तो भारतीय जनता बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। हरिद्वार गोली कांड में घायल हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई है। बड़ी खबर है, हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी का इलाज के दौरान मौत हो गई है। बड़ी खबर, देहरादून में 750 करोड़ की चोरी के केस से जुड़े तार विनय त्यागी की बहन ने गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी का इलाज के दौरान मौत। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश हैं। दानिश, इस बारे में थोड़ा और जानकारी दे। इलाज चल रहा था और इलाज के बाद अभी ये मौत की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ऋषिकेश एम्स में विनय त्यागी का इलाज चल रहा था और लगातार कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से वो बच जाए। लगातार डॉक्टर की जो टीम है उसका इलाज कर रही थी, लेकिन अचानक से देर रात उसकी तबीयत बिगड़ी और आज सुबह ही ये खबर सामने आई कि उसकी मौत हो गई है। इसको लेकर के परिवार ने पहले ही अंदेशा जताया था। उनकी बेटी से जिस तरह से उसने बातचीत की थी मीडिया से, उसने कहा था कि उसके पिता को जान का खतरा है और लगातार उनकी जान को खतरा बना हुआ है। लेकिन आज सुबह जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है, एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है पुलिस पे भी और प्रशासन पे भी कि कैसे एक जो पुलिस की अभिरक्षा में बंदी जाता है उसके ऊपर गोलियां चल जाती हैं, बाद में इलाज में उसकी ढिलाई होती है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि 1 करोड़ से जुड़ा हुआ मामला बताया जाता है कि कुछ एक किसी डॉक्टर के यहाँ कुछ पैसे रखे थे जिसके बाद ये चोरी हुई है। सब एक बड़ा गंभीर मामला है और जिस तरह से उसकी मौत हुई है उसके बाद लगातार परिवार सवाल खड़े कर रहा है। अभी फिलहाल डेड बॉडी एम्स में है, जब बाहर आएगी परिवार जरूर इससे सवाल खड़े करेगा। अरे ये तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था और अब इस तरह की खबर का आना बिल्कुल लाजमी सवाल उठा रहे हैं। मुझे आप बताएं कि ये जो मतलब इस तरह की शॉकिंग तस्वीरें वहां से तो सबसे पहले जो आई थी वही अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करती है प्रशासन पे, और अब इस तरह की खबर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये देहरादून पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, उत्तराखंड की पुलिस, और जिस तरह से हरिद्वार में कांड हुआ और उसके बाद से लगातार सवालिया निशान ये खड़े हो रहे हैं कि कैसे पुलिस अभिरक्षा में गोली चल जाती है। और देखते हैं कि वहाँ 2 जवान हैं पुलिस के, उनके हाथ में राइफल्स भी हैं, सलार है, लेकिन वो गोली नहीं चलाते उन अपराधियों पर, वो आसानी से गोली मार करके विनय त्यागी को चले जाते हैं। ये जरूर एक सवाल खड़े करता है पुलिस पर। हाँ, निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़े करता है, पुलिस पर सवाल खड़े करता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस को प्रोफेशनल पुलिस माना जाता था, लेकिन जिस तरह से ये वाकया सामने आया, पहले तो देखिए तस्वीरों में हम फिर से दिखा रहे हैं, दर्शक देख लें किस तरह से ये इंसिडेंट सामने आया था। ऐसे खुलेआम जाकर के गोली मार रहे थे और गोली मार करके उसके बाद ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि मानो अपना जंगल राज चल रहा हो, और उसके बाद अब ये खबर कि विनय त्यागी की मौत भी हो जाती है। इसकी जवाबदेही तय होगी क्या? इस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है? कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है दानिश? देखिए मैं आपको बता दूं, पुलिस ने अपने 2 जवानों को सस्पेंड किया है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल, जिसे सस्पेंड किया गया है फिलहाल, और इसमें भी जांच मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है। जांच के बाद ही कुछ सामने आ पाएगा कि आखिर इसमें किस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि सवाल तो ये खड़ा होता है कि ये जानकारी कैसे अपराधियों को मिली, कैसे कोर्ट लेके जाया जा रहा है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इसमें गोली चला दी गई तो जो जवान वहां मौजूद थे उन्होंने फायर क्यों नहीं किया? उन्होंने, वो पुलिस जो लगातार अपराधियों के पैर में गोली मार रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आप मूक दर्शक बन करके वहां बैठे हुए हैं, अपराधी आते हैं, गोली चलाते हैं, पुलिस वाले खाकी वर्दी में बंदूक क्या सजाने के लिए रखी थी?
बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो आज पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है कि जब आप उन अपराधियों के पैर में गोली मारते हैं जो छोटे छोटे मामलों में पकड़ जाते हैं, तो ऐसे अपराधी जो पुलिस की अभिरक्षा में एक बंदी को गोली मार रहे हैं और पुलिस के ऊपर भी फायर करने से नहीं चूक रहे हैं, ऐसे लोगों को गोली क्यों नहीं मारी गई और ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? बाद में वो लोग पकड़े जाते हैं और आसानी से खड़े होकर अपना वीडियो बनवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर। और इस तरह के इंसिडेंट आगे चल के और हो तो कहां मुंह दिखाएगी उत्तराखंड की पुलिस? कप्तान से बात हुई होगी आपकी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े अधिकारी हैं वहाँ एसएसपी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या कहना है उनका? देखिए, एसएसपी हरिद्वार से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस वक्त ये हमला हुआ हमें इस चीज की जानकारी थी, अचानक से हमला हुआ। पुलिस सबसे पहले हमारा काम था कि अपराधी जिसको गोली लगी है उसको किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए, जो अपराधी गोली मार के भागे उनको पकड़ा जाए, तो हम इसी में लगे रहे। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमने 2 लोगों को सस्पेंड किया और आगे जांच चल रही है कि इसमें कौन लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप पुलिस पे लग रहे हैं वो निराधार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अपराधी जिन्होंने गोली मारी है, जो लोग इसके पीछे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिलहाल तो अभी यही जानकारी है कि इसमें फिलहाल जांच चल रही है। दानिश रहिएगा मेरे साथ रहिएगा इस खबर से जुड़ी। मैं पहले विनय त्यागी की बहन का जरा बयान सुनवा देता हूं, उनका बयान आया। छापे की वजह से था और ये सिर्फ छापे से बचने के लिए, सिर्फ घर पे भी छापा पड़ा है, ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी इसने डॉक्टर प्रमोद ने, और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुंदस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफ़ी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने? सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही है, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था, धमकियां वगैरह दी और मुकदमे वगैरह भी लगाए। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। जो उसको पकड़ लेंगे तो जब पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया, है ना, कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने कानूनी रूप से किसी को क्यों उठा रखा था। उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ ने छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहाँ से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ से सब कुछ ले लिया। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। तो इसी तरीके से पैसे का भी बैग था, ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। 700 करोड़ रुपए की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश में कितनी बढ़िया कर सकता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से चुनौती दी गई है। सीबीआई ने कहा था जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। इंतजार था सभी को, सीबीआई कब ये एसएलपी दायर करती है, चुनौती दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सवाल उठ रहे थे, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, खुद पीड़िता ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और यहां तक कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात करके वकील तक मांगा था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। इस बीच सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उधर पीड़िता के वकील महमूद प्राचा का कहना है कि सीबीआई ने एसएलपी के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। अपनी वाहवाही लूटने के लिए सीबीआई ने यह प्रेस में लीक कर दिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं महमूद प्राचा, जो कि पीड़िता के वकील हैं। वो कहते हैं सीबीआई सिर्फ आई वॉश करना चाहती है, सीबीआई की मंशा ठीक नहीं है। सीबीआई की मंशा पर सवाल खड़े करते पीड़िता के वकील महमूद प्राचा, जिनका कहना है इसकी उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई। पीड़िता के वकील का क्या कहना है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महमूद प्राचा जी मौजूद हैं, जो पीड़िता के वकील हैं इस मामले में। प्राचा जी, कैसे देखते हैं सीबीआई जब ये फैसला आया था 23 दिसंबर को, उसी वक्त कह रही थी कि हम एसएलपी दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और अब खबर ये है कि कल एसएलपी दायर की जा चुकी है। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको इसकी जानकारी? आपके माध्यम से तो ज़रूर जानकारी है। प्रेस में अपनी सारी पिटीशन अपनी वाहवाही लूटने के लिए या जिस भी वजह से सीबीआई ने लीक की है या दी है वो तो नज़र आ रही है, लेकिन जो पीड़िता है, जिस पीड़िता के वकील ने और जिस पीड़िता ने
90% आर्गुमेंट करके हाई कोर्ट में विरोध किया था, उससे तो बात ही नहीं की। उसको तो लूप में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है इन्हें। इससे उनकी मंशा साफ पता लग रही है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए आई वॉश करना चाहते हैं। और अभी मैंने जो पहले कहा था उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, पब्लिक की नज़र में अच्छा बनने के लिए ये लीक कराएंगे। अंदर क्या बहस करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, इसीलिए हमने केवियट लगाई है ताकि हम भी लोग जाएं। तो पीड़िता के वकील है, पीड़िता के साथ शिकायतकर्ता आप लोग हैं, तो सीबीआई आप तक ये जानकारी क्यों नहीं दे रही, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है? हमसे ही तो छुपाना है। क्यों? आज हम जा रहे हैं ना 1 बजे इन्हीं के आईओ की शिकायत करने डायरेक्टर साहब से मिलके कि ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, अपने आईओ के साहब के खिलाफ कम से कम एफआईआर दर्ज करो, ताकि जो पटरी से उतरी हुई है गाड़ी, जो उल्टी दिशा में सारी चीज़ें गई हैं, वो कम से कम एक स्टेप तो ठीक हो। ज़मीन से ही शुरुआत होगी ना, सारी गंदगी जो विभत्सपना सीबीआई ने किया उसको ठीक करने का, तो उनसे उनकी मंशा आज पता लग जाएगी। हम लोग जा रहे हैं 1 बजे आज। उधर उन्नाव रेप कांड पर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा है कि सीबीआई को मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए। जांच एजेंसियों को न्यायालय में मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए। अगर कहीं अन्याय होता है तो उसका सीधा माना जाता है कि पक्षकार ने अपनी पैरोकारी नहीं की, और इसमें सीबीआई पक्षकार है। सीबीआई को मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए, न्याय की अंतिम पड़ाव तक लड़ना चाहिए। जो अभियुक्त पक्ष है वो अपने बचाव में दलील देगा, क्योंकि हम लोग तय नहीं कर सकते कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये माननीय न्यायालय तय करेगा, पर उनके सामने दलीलों के आधार पर ही तो करेगा। वो अपनी दलील दे रहे हैं, इन्हें भी मजबूती से अपनी दलील देनी चाहिए। सांसद हरेंद्र मलिक का बयान देखा आपने। अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सेंगर की जमानत का स्वागत किया है। समर्थन में उतर आए कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण शरण सिंह। कुलदीप सेंगर के खिलाफ साजिश हुई है, उनका बयान है। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं जैसे मेरे खिलाफ साजिश हुई वैसे ही सेंगर के खिलाफ भी साजिश की गई। षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं, यह कहना है बृजभूषण का। कुलदीप सेंगर की जमानत का वो स्वागत करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो कि सेंगर के समर्थन में खुलकर आ गए। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है, तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार धरना प्रदर्शन करते, उनके लाखों समर्थक धरना प्रदर्शन करते, तो उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया। बात करते हैं बजरंगी भाईजान सुपरस्टार सलमान खान की। सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जन्म दिवस पर सलमान खान ने पनवेल स्थित फार्म हाउस पर परिवार और करीबी दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाया। सलमान ने फार्म हाउस के बाहर जमा फैंस के साथ केक काटा, उन्हें केक खिलाया और कैमरे के लिए बाकायदा पोज भी किया। सलमान के जन्मदिन पर उनकी बहन अर्पिता उनके पति आयुष शर्मा के साथ पहुंची थी। बर्थडे पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए क्रिकेटर MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा के साथ पार्टी में शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने जश्न के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। सलमान के माता पिता सलीम खान और सलमान खान भाई अरबाज भी वहां पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये जश्न पूरी तरह से पारिवारिक समारोह बन गया। इसके अलावा संजय दत्त, संगीता बिजलानी, रणदीप हुडा, रकुलप्रीत सिंह, महेश मांजरेकर, हुमा कुरैशी भी सलमान खान की जन्मदिन की इस ग्रैंड पार्टी में शामिल हुई, जो कि पनवेल में उनके फार्म हाउस पर खूब जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हम उसकी कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखें सामने। संजय दत्त, MS धोनी, हुमा कुरैशी, रणदीप हुडा, रकुलप्रीत, महेश मांजरेकर, मनीष पॉल, अमीषा पटेल, अरबाज खान, तब्बू, तमाम वो बड़े कलाकार, बड़े चेहरे जिनको हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचे।
सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन खास अंदाज में अपने फैंस के साथ केक काटकर मनाया और जैसे ही केक काटा जश्न का दौर शुरू हो गया। भाईजान की बर्थडे पार्टी में चुनिंदा लोगों को इनवाइट किया गया था, जिसमें भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे। फिल्म अभिनेता संजय दत्त आए। फिल्म अभिनेत्री संगीता बिजलानी भी बर्थडे पार्टी में शिरकत करती नजर आई। वहीं सलमान खान के परिवार से जुड़े लोग भी इस पार्टी में शामिल हुए। भाई अरबाज, बहन अलवीरा, पिता सलीम खान सब शामिल हुए। जश्न का दौर रात भर चला। जहां पनवेल में पार्टी चल रही थी, वहीं बांद्रा का वर्ली सी लिंक सलमान खान के जन्मदिन पर जगमगाता नजर आया। ये पहली बार था जब सी लिंक पर किसी स्टार को इस तरह से दिखाया गया। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस का तांता लगा रहा। कई फैंस घर के बाहर फोटो खिंचाते दिखे तो कई अपने अंदाज में अपने फेवरेट स्टार का जन्मदिन मनाते नजर आए। सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन खास अंदाज में अपने फैंस के 60वें जन्मदिन पर सलमान खान को कई फिल्मी सितारों ने विश भी किया है। दिल से विश करूंगी कि वो सुखी रहे, सेहत उनकी बनी रहे और खुश रहे। Wishing him a very very happy birthday. वो हमेशा हम लोगों को ऐसी एंटरटेन करते रहे। मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं वो, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। I'd like to wish Salman a very very happy birthday. Wish you a very very long and happy and joyous and healthy life. Happy birthday Salman, I love you. Salman, मेरे भाई, a very 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 happy birthday to you. You're always looking young. Happy birthday Salman sir, and I'm sending you lots and lots of love and happiness. Very happy birthday Salman sir. आप may all your wishes come true. मैं आपसे genuinely मिलना चाहता हूँ, आपको मिल के थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि you have been the biggest motivator for me. सलमान सर, ये आपका बर्थडे है. Obviously you're a blessing, you're a gift to Bollywood और हम सब आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. मैं यही विश करूँगा कि वो जिस तरह से दबंगाई और दबंग हैं वैसी लाइफ में रहे. ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ प्योर. वो हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं. हैप्पी बर्थडे टू सलमान. ऑलवेज Happy birthday to him. We all love Salman Khan. You are Bollywood, so a very happy birthday to you, the heart of the nation. लोगों ने किस तरह से जन्मदिन की बधाइयां दी। अभिनेता सलमान खान के 60वें जन्मदिन के अवसर पर बांद्रा वर्ली सी लिंक को रोशनी से जगमगा दिया गया और बॉलीवुड के सदाबहार सितारों में से एक सलमान खान को शानदार तरीके से विश किया गया है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर उनका सबसे बड़ा बिलबोर्ड बनाया गया। इसमें सलमान खान की तस्वीरों के साथ उनकी संस्था बीइंग ह्यूमन को रोशनी से हाईलाइट किया गया है। यह मुंबई का सबसे बड़ा कैनवास है जिस पर फीचर होने का मौका कुछ ही खास लोगों को ही मिलता है। इसके अलावा यह भी खबर है कि सलमान खान अपने फैंस को भी एक तोहफा देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान आज दोपहर अपने अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर करेंगे और बहुत संभव है कि यह फिल्म का टीजर हो सकता है जो फैंस के लिए जन्मदिन का बेस्ट गिफ्ट साबित होगा। ये जो हम आपको बता रहे थे तस्वीरें आप देखें, बांद्रा वर्ली सी लिंक सबसे बड़ा ये कैनवस है। मुंबई जाते हैं हम तमाम लोग इस सीलिंग को देखते हैं। क्या ग्रैंड बर्थडे में सलमान खान के ऑनर में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर उनकी इतनी बड़ी सी रोशनी के साथ तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। किस तरह से उन्हें बांद्रा वर्ली सी लिंक पर रोशनी के साथ उनके चेहरे को ऐसे सजाया गया है और बॉलीवुड के सदाबहार सितारों में सलमान खान को शानदार तरीके से विश किया गया है। ये नजारा जो लाखों मुंबई कार्स ने देखा बांद्रा वर्ली सी लिंक पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये इतना ग्रैंड है, इतना ग्रैंड कि वहां पर जितने लोगों ने इस तस्वीर को देखी ये दावे के साथ कहा जा सकता है उनकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। इतने पॉपुलर एक्टर, हमारे समय के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स, उनके कद के मुताबिक उनको जिस तरह से बर्थडे के लिए बधाइयां दी गई, बांद्रा वर्ली सी लिंक को इस तरह से रोशनी से जगमगाकर
और वही नहीं, उनकी संस्था बीइंग ह्यूमन को भी रोशनी से यहां हाईलाइट किया गया। सभी जानते हैं अपनी संस्था के जरिए सलमान खान कितनी फिलैंथ्रोपी यानी सोशल वर्क भी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और अब देखिए सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर ये ग्रैंड सेलिब्रेशंस की सीधे मुंबई से तस्वीरें, मुंबई के वर्ली सीलिंग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई वर्ली सीलिंग की लगातार जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कितनी भव्य लग रही है। ये 60वां जन्मदिन सलमान खान का पनवेल में अपने फार्म हाउस पे मनाया, अपने करीबी दिग्गज कलाकारों और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ। अभिनेता सलमान खान पर राजस्थान में एक बार फिर कानूनी शिकंजा कस सकता है, बढ़ सकती है अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें। यह खबर भी आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। सलमान खान को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने 20 जनवरी को तलब किया है। 20 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। पान मसाला विज्ञापन मामले में 20 जनवरी को सुनवाई है। सलमान खान को खुद पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने हस्ताक्षर के एफएसएल जांच के लिए आदेश दिए हैं। कोटा की कंज्यूमर कोर्ट ने सलमान खान के दस्तखत के नमूने लेकर उनका मिलान करने के लिए ही उन्हें कोर्ट में तलब किया है। मामला पान मसाला विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। परिवादी और राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि सलमान खान की ओर से कोर्ट में पेश किए गए वकालतनामे और जवाब पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि जोधपुर जेल और अन्य न्यायालयों में से सलमान खान के हस्ताक्षरों से जुड़े दस्तावेज मंगवाए गए हैं, जिनका मिलान करने पर कोटा कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। यह बड़ा दावा वो कर रहे हैं। मसाला के केसर युक्त होने का एक भ्रामक विज्ञापन सलमान खान द्वारा किया जाता है, जिसके शिकायत उपभोक्ता न्यायालय कोटा में मेरे द्वारा की गई थी। जब इनके जवाब आए नवंबर में, तो मैंने देखा कि जो सलमान खान के साइन थे वकालतनामे पे और उनके जवाब पे, वो ओरिजिनल सलमान खान के सिग्नेचर से भिन्न थे। उसी वक्त मैंने माननीय कोर्ट को अवगत कराया कि साहब ये तो साइन सलमान के है ही नहीं। तो उन्होंने कहा भाई आप एप्लीकेशन बना। हमने एक एप्लीकेशन मूव की, जिसमें हमने कहा 2 हमने मांगे रखी कि एक तो सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाए और एक सलमान खान के जो साइन है इसकी फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जांच की जाए। कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि सलमान खान को 20 जनवरी को उपस्थित होना पड़ेगा और दूसरा आदेश ये दिया है कि इनके जो जांच है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी से किए जाएंगे, जांच कराई जाएगी। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति से बड़ी खबर आ रही है। आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की बैठक। बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे की बैठक होगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ। बीएमसी में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बड़ी खबर है ये। आज देर शाम या कल तक ऐलान संभव है। फिर से बता दें आपको, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच आज बेहद अहम मुलाकात। बीएमसी चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा। फॉर्मूला देर शाम तक ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों से एबीपी न्यूज को बड़ी खबर मिल रही है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, ये तो बड़ी बैठक है, आज शाम तक मान के चला जाए कि जो भी आज फैसला होता है सीटों के बंटवारे को लेकर, उसका ऐलान कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, लगभग सहमति बन चुकी है। अगर हम मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी थाने और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, इन तीनों की बात करें तो कल रात 2 से 2:30 बजे तक बैठक चली है, जिसमें थाने और कल्याण डोंबिवली को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है और आपको वहां पर शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी, यानी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 140 और शिवसेना शिंदे 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी टोटल 227 सीटें हैं, तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। हालांकि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना का ये कहना है कि बीजेपी उन सीटों पर दावा कर रही है जहां पर शिवसेना के सिटिंग कॉर्पोरेटर हैं, सिटिंग नगर सेवक हैं, और उन्हीं सीटों को लेकर एक आखिरी मंथन होना बाकी है। आज मुंबई में बांद्रा में सदन शारदा होटल में एक शिवसेना बीजेपी की एक बैठक होनी है, जिसमें आखिरी एक बैठक होगी मानी जा रही है, जिसमें पूरी तरह से निर्णय ले लिया जाएगा कि कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी। अभी जो और आज देर रात ऐलान भी हो सकता है।
मृत्युंजय, अभी जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी को खास करके और महायुति को बढ़त मिली और उसके बाद हमने देखा कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ आए हैं, आपको लगता है कि इसका कुछ असर होगा? देखिए, जो निकाय चुनाव हुए हैं खास करके महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जिला परिषद और नगर पंचायत के, वहां पर सभी दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद परफॉर्मेंस बीजेपी और शिवसेना का ठीक है मृत्युंजय, मुझे आगे बढ़ना है। बड़ी खबर बताता हूं अब आपको। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही वीबी राम जी एक्ट 2025 ने यूपीए के कार्यकाल में शुरू किए गए मनरेगा का स्थान ले लिया है। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही है और इसे लेकर ही आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इसी विषय पर कांग्रेस आगे की रूपरेखा तैयार करने वाली है आज, जिसके लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है, जिसके लिए तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और इसमें शामिल होने के लिए पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तमाम नेता पहुंच रहे हैं। मनरेगा कानून का नाम जैसे बदला गया है राष्ट्रपति की मुहर के बाद, जी राम जी बिल हो गई। ये देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। डॉक्टर शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के पहुंचे इंदिरा गांधी भवन। ये कांग्रेस का नया कार्यालय जो कुछ रोज पहले बनकर के तैयार हुआ था, वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार को मनरेगा कानून का नाम बदलने और उसमें जो भी प्रारूप में बदलाव किए गए हैं उस पर घेरने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ में सोनिया गांधी तस्वीर में नजर आ रही हैं, जो देखें कार्यालय के गेट पर खड़ी थी। वहीं वर्किंग कमेटी के सदस्य गौरव गोगोई ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। आपको बता दूं, गौरव गोगोई डेप्यूटी एलओपी भी हैं। उन्होंने कहा है कि मनरेगा को कैसे जमीन पर उतारना है, आज उसकी चर्चा की जाएगी, यानी मनरेगा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है। मेरे साथ इस वक्त गौरव गोगोई जी खास बातचीत के लिए मौजूद है। गौरव जी, आज बड़ी बैठक सीडब्ल्यूसी की है, क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या रणनीति आपकी? देखिए, श्रमिक विरोधी जो कानून ये भाजपा सरकार लाना चाहती है, एमजी नरेगा को संशोधित करते हुए, ये बहुत ही खतरनाक है। इससे लाख विशेष रूप से महिला श्रमिकों पर, महिला लेबर पर, उन पर एक बहुत भारी आक्रमण है और इसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सभी की नजर है इस पर। सामने सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। कांग्रेस मुख्यालय को जो संचालन करते हैं मनीष चतरथ, वो नजर आ रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल प्रसिद्ध चेहरे हैं ये कांग्रेस पार्टी के, जो कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के प्रमुख हैं, वो नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है। अभी हमने दिखाया, मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से, जिन्होंने एक तरह से रेखांकित किया है कि किस तरह से इस मामले को लेकर के कार्य समिति की बैठक में विरोध का नया प्लान बनाया जाएगा। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे। मोहित, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, आपने अभी गौरव गोगोई से बात की, सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। जरा बताएं किस तरह का विरोध की जो रूपरेखा आज कांग्रेस कार्य समिति में आज उसका ऐलान किया जाएगा या उस पर सहमति बनेगी? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। हमारे पास जो खबर है उस सूत्र ये बता रहे हैं कि मनरेगा का नाम जिस तरीके से बदला गया है, यानी बापू के नाम को बदल दिया गया है, बापू की तस्वीर को हटा दिया गया है, उसको लेकर रणनीतिक तौर पर चर्चा होगी। और इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है बैठक में पहुंच चुके हैं और बाहर ही अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार सोनिया गांधी कर रही हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो जो है वो खड़े होकर बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो बैठक शुरू होने वाली, मोहित, आपकी आवाज में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, उनके इंतजार में खुद सोनिया गांधी बाहर खड़ी हैं, राहुल गांधी वहां पर खड़े हैं। अभी मैंने देखा 2 कदम आगे बढ़ के वो गेट के बाहर गए। संभवतः कांग्रेस अध्यक्ष की कार आने वाली होगी, उसके बाद ये बेहद अहम बैठक शुरू हो जाएगी। मनरेगा को लेकर जिस तरह से टकराव रहा, खुद प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर के कटाक्ष किया था सरकार पर, गौरव गोगोई ने, तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं ने इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी कि आखिर नाम बदलने की क्या जरूरत थी। और अचानक फिर 27 तारीख को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिस पर सभी की नजर है।